इतिहास को नष्ट करने वाले इतिहास के स्रोतों को भी नष्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि भारत में इतिहास लेखन का जितना विपुल स्रोत उपलब्ध है वह दुनिया में कहीं नहीं, तो उनमें से सबसे प्रधान भाषा है। भाषा पुरातत्व से अधिक विश्वसनीय है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में पहिए के असंख्य रूप मिलते हैं। उसका लिपि में प्रयोग हुआ है, बार बार हुआ है। स्वस्तिक चिन्ह में प्रयोग हुआ है। स्वस्तिक का अर्थ ही है पहिए का, रथ का सभी दिशाओं, चारों दिशाओं में निर्विघ्न जाना। यही उसका मंगल सूचक पक्ष था और उससे लाभ और शुभ जुड़ा हुआ था। पहिया भारत ने आविष्कार किया, कहीं से अन्यत्र से नहीं आया, परंतु पुरातत्व के प्रमाण होते हुए भी इसका निषेध किया जाता रहा। यह सिद्ध करने के लिए कि भारत में आने वाला एक यूरोपीय समुदाय अपनी भाषा लेकर के पहुंचा और उसके साथ ही पहुंचा रथ और पहिया और घोड़ा। ये तीनों बातें गलत हैं। हम घोड़े पर तो बात नहीं कर सकते आज, परंतु पहिए पर बात कर सकते हैं, रथ पर बात कर सकते हैं। आर्यों ने रथ का निर्माण नहीं किया। आर्यों ने रथ चलाने का भी काम नहीं किया, घोड़ा पालने का भी काम नहीं किया। यह काम वे करते रहे जिनको अनार्य कहा जाता रहा। और अनार्य और आर्य में केवल आर्थिक भेद है, न कि नस्ली भेद है। इस बात को समझे बिना हम अपने इतिहास को नहीं समझ सकते। पहिए का निर्माण इतने प्राचीन काल से शुरू हुआ या प्रयोग शुरू हुए कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, परंतु अनुमानतः जब अर्ध स्थायी रूप में मनुष्य कुछ जगहों पर निवास करने लगा जहाँ शिकार की बहुलता थी, तो उसे औजार बनाने के लिए पत्थर के नदी के उतार क्षेत्र में जहाँ पर रोड़े मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ से ढो करके लाना पड़ता था, क्योंकि तत्काल ज़रूरत पड़ने पर उसको पत्थर नहीं मिल सकते थे। पत्थर को ढो कर लाने के प्रक्रिया में पहिए का विकास हुआ और इसके लिए बीच के चरणों पर जो जो परिवर्तन हुए उन सभी के लिए औजार बने, नाम बने और भाषा में उनका स्थान बना और फिर सामूहिक भाषा में उनका समावेश हुआ। उदाहरण के लिए कि एक भाषा में अनेक भाषाई समुदाय इस काम में लगे हुए थे। एक भाषा के लोग पानी के लिए प का पा, पी, पू, पो, प इत्यादि का प्रयोग करते थे। आवश्यकता अनुसार बदल लेते थे। जो स्वर है उसका ज़्यादा महत्व नहीं था, वो व्यंजन था, उसका महत्व था अर्थ के निर्धारण में। उस पर से पाहन बना हुआ है जो पत्थर के लिए भी इस्तेमाल किया गया, और उसी से पहल भी बना हुआ है, लुढ़कना यानी करवट बदलना, पहलू बना हुआ है, पहेली बना हुआ है, और आगे चल कर के पहिया भी बना। दूसरी भाषा समुदाय के लोग पानी के लिए रो का इस्तेमाल करते थे। रो का अर्थ है पानी और रोना का अर्थ है पानी बहाना, और उसी से कई तरह के शब्द निकले जिसमें रडर भी हुआ है और
रोड़ा भी है, रोट भी है और लोल भी है। उसका र का ल में परिवर्तन होने के साथ तो लुढ़कना भी उसी से निकला, लड़। तो रोड़ जो है रड़ भी बना और रोट भी बना और रोत भी बना, जब दूसरी भाषा ध्वनि समूह के लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसी मूल से रथ भी बना है, रोटरी भी बना है, रोटी भी बना है। इसी तरह एक पानी के लिए लड का प्रयोग करता था। इसको पानी के अर्थ में प्रयुक्त शब्दों में हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसी लड से लड्डू खान पान की चीजें बनी हैं। वही उसी का टकराने से लड़ाई शब्द बना है, पत्थर का पत्थर से टकराने से। इससे आगे चल करके पहिए का जो विकास हुआ वो हुआ लड़, रड़, रीढ़ा, रेड़ू और लड़िया, लड़ा। एक तीसरा समुदाय जैसा हमने बताया चर और शर का प्रयोग करता था, जिससे संस्कृत का शर्कर या शर्करा शब्द निकला है। और इसके बीच के चरणों में क्या क्या विकास हुआ उसको गिनाने चलें तो बोझिल हो जाएगा। परंतु यह समझ लें कि अंग्रेजी का सर्कल, हिंदी का चक्र उसी मूल से निकले हुए हैं, जिससे सर और कर और चर पानी के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द था, और आगे चल करके वो पत्थर के लिए भी प्रयोग में आने लगा। कर से कड़ा, कड़ाई इत्यादि। कट से कठोर, काटना इत्यादि। एक दूसरा समुदाय, हम उन समुदायों का आप बहुत अधिक उल्लेख नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए कि आगे चल करके इन्हीं लोगों ने रायुक्त पहिए का आविष्कार किया, और हमारा पहिया कमज़ोर नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो माल वहन के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए उसमें लकड़ी भी मजबूत लगाई जाती थी। जैसे ऋग्वेद में पहिए के लिए कहा गया है कि उसका जो खर यानी खैर की पुट है उसकी, जिसमें थोड़ा नमी होती है, तेल युक्त गुण होता है, और शीशम का प्रयोग हुआ है। मजबूत काट, ऐसा नहीं कि लाइट लकड़ी जो तेज भागने के लिए और युद्ध के लिए प्रयोग में आया। पहले मनुष्य ने युद्ध करना नहीं सीखा, युद्ध करने के लिए उसको पहिया की जरूरत नहीं थी, आपस में ही लड़ भिड़ सकता था। पहले लड़ना है तो पहले पहिया बनाया, फिर गाड़ी बनाया, फिर गाड़ी पर चढ़ना सीखा, और उसके बाद हथियार बांधना सीखा। ये बहुत बेवकूफ़ी का इतिहास है जिसको हमको सिखाया गया है। किसी समुदाय ने किसी चीज़ का आविष्कार किया है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसका सांस्कृतिक उपयोग क्या हुआ। पहिए का, रथ का, अरायुक्त पहिए का महत्व इतना है कि हम नामों में पाते हैं, अराल, कालाम जैसे, अरी पाते हैं, अराल, सहस्रार चक्र पाते हैं। जब हम किसी संत को साधना की अवस्था में बैठे देखते हैं मूर्तियों में, और नीचे कमल का फूल दिखाई देता है, तो वो कमल का फूल नहीं है, वो रथ का प्रतीकात्मक रूप है, और जिस पर वो बैठा हुआ है। तो एक तरह वो बैठा भी हुआ है और दूसरी तरफ उसके विचारों का प्रसार भी हो रहा है। हमारे यहाँ चक्र इतना पॉपुलर है, घन चक्कर से लेकर के और चक्कर तक मुहावरे में कितने प्रयोग हुए हैं, जिनकी हम यहाँ पर न तो याद कर सकते हैं
न गिनती करा सकते हैं। आज हम पहिए तक सीमित रहेंगे और फिर कल आवश्यकता हुई तो भाषा के दूसरे रूपों का, तत्वों का प्रयोग करते हुए बताएंगे कि कैसे आदिम अवस्था से हमारी भाषा, जिसे हम संस्कृत कहते हैं, विकसित हुई है और विकसित होने के बाद भारत से उन सभी बोलियों के तत्व ले करके यूरोप तक पहुंची हुई है। इसलिए यूरोप की बोलियों में केवल संस्कृत के शब्द नहीं पाए जाते, बोलियों के भी रूप पाए जाते हैं। उन्हें सोचकर हम घबरा जाते हैं। उदाहरण के लिए लीद, लीद का प्राचीन अर्थ है पानी, जो लिद्दर नदी में बना रह गया है। लिद्दर नदी का प्रवाह कैसा है हम नहीं जानता, लेकिन पानी से भीगी हुई चीज़ के लिए लिथड़ना इत्यादि शब्द जो हैं उसी से बने हैं। और अंग्रेजी का लीड, लीडर, ये शब्द बने हुए हैं। तो ये लीड संस्कृत में नहीं मिलेगा, लेकिन यूरोप तक पहुंचा हुआ है। यह है क्रम जो भाषा के माध्यम से हम इतिहास को समझने चलते हैं तो लगता है कि इतिहास आंखों के सामने उपस्थित हो गया है।